एनिमल किंगडम ना। तो केमिस्ट्री, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, ठीक है। केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक फैक्ट याद रखना है। क्या क्या बेसिक फैक्ट याद रखोगे? सबसे पहले याद रखोगे केमिस्ट्री जो वर्ड है, ठीक है, ये शब्द कहाँ से लिया, अभी लिखना नहीं, अभी समझना है, फिर लिखाएंगे। ये जो शब्द है वो लिया गया है इजिप्ट से। कहाँ से? इजिप्ट। इजिप्ट माने मिस्र, ठीक है। तो मिस्र से लिया गया है, और मिस्र के इस शब्द का मतलब होता है काला रंग। क्या मतलब होता है? काला रंग, ब्लैक कलर। मिस्र की जो मिट्टा मिट्टा वहां पर मिलता था, जो पत्थर टाइप का जो रहता था, मिट्टी जैसा, तो उसको वहां के लोग कहते थे कीमिया। क्या बोलते थे? कीमिया। कीमिया का मतलब होता है काला रंग, ब्लैक कलर, और वही कीमिया वर्ड मॉडिफाई होते होते किसमें बदल गया? केमिस्ट्री में। कीमिया से क्या बना? केमिस्ट्री बना, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री में रिसर्च करने जो व्यक्ति शुरू किया था उसका नाम था लेबवाइजर। क्या नाम था? लेबवाइजर। तो लेबवाइजर ने सबसे पहले चूंकि केमिस्ट्री में रिसर्च किया, इसलिए उन्हें बोला गया फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या बोला गया? फादर ऑफ केमिस्ट्री। या फिर बीपीएससी 65 का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये नहीं पूछा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, क्वेश्चन पूछा फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछे या मॉडर्न केमिस्ट्री पूछे, नाम किसका आएगा? लेबवाइजर का आएगा। समझ में आया? अब किसी व्यक्ति को अगर आप किसी विषय का जनक कह रहे हो, फादर कह रहे हो, तो उस व्यक्ति का उस विषय में कुछ कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा? कुछ कंट्रीब्यूशन होगा तब ना उसको उस विषय का फादर कहेंगे। तो लेबवाइजर का बायोलॉजी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन, केमिस्ट्री में क्या क्या कंट्रीब्यूशन था? तो मुख्य रूप से दो कंट्रीब्यूशन लेबवाइजर का था। पहला कंट्रीब्यूशन लेबवाइजर का था, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन का खोज करता हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन खोजा था। हाइड्रोजन क्या है? तो आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहने का काम किसने किया था? मेंडलीव ने। किसने कहा था? मेंडलीव ने। क्यों कहा था? क्योंकि हाइड्रोजन का कोई एक उचित स्थान है ही नहीं अपने पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कोई उचित स्थान दिया ही नहीं था, इसलिए कहा था कि तू आवारा तत्व है, तू जहां बैठना है बैठते उठते रहो, हमको कोई मतलब नहीं है। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा लात खाने का काम कौन करता है? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा लात कौन खाता है? हाइड्रोजन। कहीं पर भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा वहां से क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। तो वो आवारा तत्व है। उसका खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। हाईली वोलाटाइल गैस है। हाइड्रोजन कैसा गैस है? वोलाटाइल गैस है, जलता है। हाइड्रोजन खुद क्या होता है? जलता है, वोलाटाइल गैस है। तो हेनरी कैवेंडिश ने उसे खोजा था, लेकिन हाइड्रोजन का जो नाम है हाइड्रोजन, वो देने का काम किया था लेबवाइजर ने। किसने दिया था? लेबवाइजर ने। तो पहला काम लेबवाइजर का था, हाइड्रोजन का नामकरण किया। दूसरा, केमिस्ट्री में एक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अब जैसे मान लो कोई कंपाउंड है ए प्लस बी, क्या बनेगा? ए बी बनेगा ना। तो ए मान लो 30 ग्राम है, बी मान लो 40 ग्राम है, तो ए बी कितना ग्राम होगा? 70 ग्राम होगा, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन के बाद जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। ये बात किसने बताया था? लेबॉइजर ने, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? लेबॉइजर ने। हाइड्रोजन का नाम किसने रखा? लेबॉइजर ने। तीसरा कंट्रीब्यूशन लेबॉइजर का मुख्य रूप से था कि उस समय तत्व खोजे जा रहे थे, एलिमेंट खोजे जा रहे थे। जैसे लगभग 63 एलिमेंट किसके समय थे? तो 63 एलिमेंट का जिक्र आता है डोबेरिनियर के टाइम में। डोबेरिनियर सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किसने किया था? डोबेरिनियर ने। और डोबेरिनियर ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें तत्वों को 3 3 की संख्या में रखा था, जिसको क्या बोला गया? त्रिक नियम। क्या बोला गया था? त्रिक नियम। उस नियम को खारिज किसने किया था? और इसने किया था, क्या नाम था? न्यूलैंड। किसने किया? न्यूलैंड ने। और न्यूलैंड ने क्या दिया? अष्टक नियम। क्या दिया था? अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड के नियम को खारिज किस? मेंडलीव। मेंडलीव को खारिज किसने किया? मोसले। तो पीरियोडिक टेबल बन गया। तो शुरुआत में जो
डोबेरिनियर का था उस समय 63 तत्व थे, 63 के बाद फिर तत्व की संख्या बढ़ी, 68 तत्व हुए। ऐसे एलिमेंट क्या होते रहे, खोजे जाते रहे। तो लेवाइजर के टाइम पर बहुत सारे एलिमेंट खोजे जा चुके थे, लेकिन कोई पीरियोडिक टेबल का परिकल्पना नहीं था। तो लेवाइजर ने क्या किया, एक किताब लिखा, जिस किताब का नाम था दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम था, दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। उस किताब में उसने क्या किया, उस किताब में उन्होंने 105 तत्वों के बारे में अलग अलग जानकारियां दी, लेकिन वो किताब के फॉर्म में था। जैसे अगर अभी तुम पीरियोडिक टेबल को देखो तो अभी आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से क्या दिखाई देता है, पीरियोडिक टेबल दिखता है। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक, इसको एफ ब्लॉक। तो अभी पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो आपको पता चल जाता है केवल पीरियोडिक टेबल देख करके कि कौन सा एलिमेंट किस नेचर का है। जैसे अगर इस लाइन को देखोगे, एस ब्लॉक में क्या हुआ है, पहला दूसरा, यहाँ कितना है 3 से 12, यहाँ कितना है 13 से 18, ठीक है। तो एस ब्लॉक में पूछे कैसे तत्व है, तो एस ब्लॉक में कैसे तत्व है, एल्कली मेटल। कैसे तत्व है, एल्कली मेटल, यानी क्षारीय धातु है, ठीक है। डी ब्लॉक जो है, इस डी ब्लॉक में केवल कौन है, वनली, डी ब्लॉक बोल रहे हैं, डी ब्लॉक में केवल कौन है, वनली मेटल, केवल धातु है, ठीक है। डी ब्लॉक को एक नाम दिया जाता है, क्या इस लिखना नहीं है अभी, डी ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल फैमिली। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल फैमिली। ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमित, संक्रमित धातु समूह किसको बोला जाता है, डी ब्लॉक को बोला जाता है। संक्रमित धातु समूह क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। उनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है, वैलेंसी बदलते रहते हैं, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल ग्रुप बोला जाता है। पी ब्लॉक में आओगे तो पी ब्लॉक में आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, ये तीनों को रखा गया है, ठीक है। एफ ब्लॉक में जाओगे तो एफ ब्लॉक में आपको मिलेगा एक्सप्लोसिव प्लस रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन मिलेगा, एक्सप्लोसिव प्लस रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी विस्फोटक तत्व किसमें मिलेंगे आपको, एफ ब्लॉक में। यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, विस्फोटक है। रेडियो एक्टिव मतलब ऐसे तत्व जिसको खाली आप रख दो मुक्त अवस्था में तो उसमें से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलनी शुरू हो जाती हैं, उसको क्या बोला जाता है, रेडियो सक्रिय तत्व बोला जाता है। तो एफ ब्लॉक में आपको क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेगा, और क्या मिलेगा, एक्सप्लोसिव एलिमेंट मिलेगा। अब आप पीरियोडिक टेबल में अगर टॉप टू बॉटम आओ, ऊपर से नीचे की ओर आओ, तो एटम का जो एलिमेंट है उसके एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आओगे तो एलिमेंट के एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटम, एलिमेंट का एटम का साइज क्या होगा, घटेगा। तो अभी पीरियोडिक टेबल देख के बहुत सारा चीज आपको पता चल जाएगा। आपको देख करके पता चल जाएगा कि यहाँ पर 18वें लाइन में जीरो ग्रुप फैमिली है, ठीक है। कौन है, जीरो ग्रुप, मतलब सारे नट गैस किस लाइन में, 18वें लाइन में। 17 में आओगे, चाल्कोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, ये सारा फैमिली है। फिर डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक में आपको मेटल का जितना महंगा धातु है, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब आपको किसमें मिलता है, डी ब्लॉक में मिलता है। तो अभी पीरियोडिक टेबल देख के तुम्हें सब कुछ पता चल जा रहा है, लेकिन सोचो जिस समय 105 तत्व होंगे, पीरियोडिक टेबल फिक्स नहीं बना है, उस समय वाइजर ने कितना मेहनत किया होगा किताब लिखने में, दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री इसने लिखा। इन 3 कारणों से इसे क्या बोला गया, लेवाइजर को क्या बोला गया, फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्लियर है, पहला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, केमिस्ट्री शब्द, केमिस्ट्री शब्द, केमिस्ट्री शब्द कीमिया, केमिस्ट्री शब्द कीमिया, CHEMIA, कीमिया से बना है, कीमिया से बना है, जिसका मतलब ब्लैक कलर, जिसका मतलब ब्लैक कलर है, जिसका मतलब ब्लैक कलर है, जिसका मतलब ब्लैक कलर है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लेबवाइजर, लेबवाइजर, लेबवाइजर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं।
आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं। इनका तीनों कंट्रीब्यूशन लिख लेना। पहला लिखना हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की, जबकि हाइड्रोजन का नामकरण लेवाइजर ने किया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवाइजर ने दिया। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री पुस्तक लेवाइजर ने लिखी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या कहोगे? कहोगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन एवं उन परिवर्तनों में लगने वाले नियमों का अध्ययन किया जाता है। हो गया। अब देखो पूरे केमिस्ट्री में आप किसका अध्ययन करते हो, तो यहाँ पर एक लाइन में लिखा हुआ है किसका स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करेंगे? पदार्थ का। पदार्थ माने मैटर, मैटर का स्टडी करेंगे और साथ ही साथ मैटर का फिजिकल और केमिकल चेंज का स्टडी करेंगे। मतलब पूरा, अब जैसे फिजिक्स किसका स्टडी होता है? एनर्जी और मास का। एनर्जी और मास का जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में किसका अध्ययन होता है? पदार्थ का, मैटर का स्टडी होता है। बायोलॉजी में किसका अध्ययन होता था? जीवित जीवों का अध्ययन होता था। फिजिक्स में मास का रिलेशन देखा जाता है एनर्जी के साथ, और यहाँ पर किसको देखा जाता है? पदार्थ के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पदार्थ जो होते हैं, यही से हम लोग बात अपनी शुरू करते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ पदार्थ किसे कहा जाता है? मैटर। हाँ हाँ, तो आप सीधे कहोगे एक लाइन में कि सर वह वस्तु जो ऑक्युपाई स्पेस, यानी स्थान को क्या करे? घेरे। एंड हैविंग इट्स ओन मास। ठीक है, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन में आ जाएगा लाइट। क्या आ जाएगा? लाइट।
लाइट को छोड़ करके दुनिया की सारी वस्तुएं क्या है, पदार्थ हैं। किसे छोड़ के, लाइट को छोड़ के सब वस्तु क्या है, पदार्थ है। लाइट जो होता है वो स्थान घेरता है, लेकिन लाइट का कोई द्रव्यमान होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है। अब पदार्थ का अगर क्लासिफिकेशन करो, मास समझ रहे हो ना, मास को वेट मत समझना, मास अलग होता है और वेट अलग होता है। मास बताओ कैसा क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, स्केलर। और वेट क्या है, वेक्टर। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। मास जो होता है वो हर एक जगह पर क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यह बदलता नहीं है। और वेट जो होता है ये चेंज होते रहता है, वेरिएबल होता है। ठीक है। आप चांद पर चले जाइएगा तो आपका वेट बढ़ जाएगा, वेट घट जाएगा कि मास घट जाएगा, वेट घट जाएगा, मास जो है नहीं घटता है। मास किसको बोलते हैं, किसी भी बॉडी का जो इंटरनल वॉल्यूम है, किसी भी बॉडी का आंतरिक आयतन जो है उसको क्या बोला जाता है, मास बोला जाता है। ठीक है। और वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। वेट किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी के ऊपर डिपेंड करता है वेट। आप अगर लिफ्ट में जा रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो हर एक जगह पर आपके बॉडी का वेट बदलते जा रहा है। आप बड़े वाले झूला पर अगर आप झूलो तो झूला जितना ऊपर जा रहा है, जितना नीचे आ रहा है, हर एक पॉइंट पर आपके बॉडी का वेट क्या हो रहा है, बदलते रह रहा है। मतलब वेट किस पर डिपेंड है, स्मॉल जी पर। और मास जो होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, मास हर एक जगह पर कांस्टेंट। जैसे आप चंद्रमा पर जाए तो आपके बॉडी का वेट जो होगा वो हो जाएगा G/6। क्या हो जाएगा, G/6। मतलब 60 किलो के हो तो चांद पर 10 किलो के, कितने किलो के, 10 किलो के। सूर्य पर अगर चले जाओ, सूर्य पर अगर चले जाओ तो वहां पर तुम्हारे बॉडी का वेट कुछ और होगा। क्या, चांद पर G/6 है तो सूर्य पर कुछ और होगा ना। सूर्य पर हो जाता है कितना, 27 × G। सूर्य पर कितना हो जाएगा, 27 × G। मतलब 60 किलो को हो, उसको 27 से गुणा कर लो, उतने किलो के हो जाओगे। पैर अपने से नहीं उठेगा, जेसीबी लगा के पैर उठाना पड़ेगा। ठीक है। तो बॉडी का वेट किसके अनुकूल चेंज होता है, वेट किसके अनुसार चेंज होता है, स्मॉल जी, स्मॉल जी के अनुसार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अनुसार चेंज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मास का जिक्र किया गया कि वो स्थान घेरे और उसका अपना द्रव्यमान हो, उसको पदार्थ कहेंगे। अपवाद में लाइट, लाइट जो है, या विकिरण पूछे, रे पूछे, तो रे जो है वो कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है। पदार्थ का क्या क्लासिफिकेशन है, मैटर का। इसको अगर दो भागों में बांटे, पहला इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, और इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण आप इसका करोगे, और केमिकल क्लासिफिकेशन करोगे, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर में एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। होमोजीनस,
इकोनॉमी में क्या शुरू हुआ था?
देखो क्लासिफिकेशन किया गया है दो आधार पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने तरह के हैं? तीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। टोटल कितना हो गया? पांच। सॉलिड किसको कहेंगे? फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड किसको बोलेंगे? फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, आकार निश्चित, आयतन निश्चित, फिक्स हो गया, सॉलिड हो गया ना। जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, बेंच हो गया, टेबल कुर्सी, सॉलिड है, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड जो होता है उसका अनफिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, अनफिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। जिस बर्तन में पानी को रखिएगा उस आकार का, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है पानी का, याद रखोगे। पानी को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, पानी को, लिक्विड को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्यों नहीं संपीड़ित कर सकते हैं? क्योंकि वॉल्यूम फिक्स होता है। तीसरा है गैस। गैस का वॉल्यूम भी अनफिक्स, शेप भी अनफिक्स। गैस को कंप्रेस कर सकते हैं ना, सिलेंडर में भर सकते हैं, तो सिलेंडर में भरा हुआ है तो कंप्रेस करके भरा हुआ है। तो क्या परफ्यूम के उसमें कंटेनर में भरा हुआ है तो कंटेनर में उसको कंप्रेस करके भरा हुआ है। तो गैस का दोनों अनफिक्स होता है, याद हो गया। उसके बाद है आपका क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा जो होता है वो सेमी लिक्विड होता है। कैसा होता है? सेमी लिक्विड। और जब इस प्लाज्मा को हाई टेम्परेचर देते हैं तो इसका जो भी लिक्विड पार्टिकल है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, और आयोनाइज्ड होकर के गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्लाज्मा लिख के डैश दीजिए। प्लाज्मा, प्लाज्मा में लिखिएगा, जब किसी प्लाज्मा को उच्च तापमान दिया जाता है, हाँ, सेमी लिक्विड को प्लाज्मा बोलते हैं। जब किसी प्लाज्मा को उच्च तापमान दिया जाता है तो इसके कण अति ऊर्जावान, तो इसके कण अति ऊर्जावान होकर गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। उदाहरण में लिखिएगा, सूर्य तारों में रोशनी, सूर्य तारों में रोशनी, कौमा, बादल का चमकना, मतलब बिजली का चमकना जो होता है, बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, कौमा, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट इत्यादि, ठीक है। प्लाज्मा जो होगा वो सेमी लिक्विड होगा। अब जैसे मान लो आप एक मरकरी ट्यूब को तोड़ो, मरकरी ट्यूब समझ रहे हो, ये तो CFL है ना, ई मरकरी नहीं, पहले ग्लास का जो आता था, ठीक है, उसको अगर आप तोड़िएगा नया खरीद करके तो लगेगा केवल कांच टूट रहा है, और फ्यूज मरकरी को तोड़ोगे तो लगेगा कि कांच टूट रहा है और कांच में से कोई गैस बाहर निकला, होता है ना, डब का आवाज आएगा और कांच भी टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा किस रूप में बदल गया है? गैस के रूप में बदल गया है। हम लोग कहते हैं ना कि मरकरी बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? आर्गन। मरकरी बल्ब में आर्गन, और इलेक्ट्रिक बल्ब में हीलियम। मरकरी बल्ब में आर्गन, इलेक्ट्रिक बल्ब में हीलियम। इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब 100 वाट का जो बॉल आता है उसमें हीलियम रहता है, और मरकरी बल्ब में आर्गन। वो आर्गन कहाँ से आया है? प्लाज्मा कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। आर्गन कैसा गैस है? हाँ, आर्गन कैसा गैस है? निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस है, ठीक है। तो तैयार हो जाता है, समझ गया। आगे लिखिएगा, प्लाज्मा हो गया। सूर्य तारों में जो रोशनी होती है वो किसके कारण होती है? प्लाज्मा के कारण होती है, याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है? कन्वर्ट होते रहता है, तो प्लाज्मा फॉर्म में बदलता है, जिससे उसमें रोशनी होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? तो देखो, बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट जो है दो वैज्ञानिकों के नाम पर है, सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन। बोस किसके नाम पर है? सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस, JC बोस नहीं, JC बोस बायोलॉजी में थे, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ मशीन बनाया था। यहाँ कौन बोस हैं? SN बोस, क्या नाम है? SN बोस। और दूसरा व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन। पहले कौन आया था? SN बोस। SN बोस ने जो इक्वेशन दिया उस इक्वेशन को प्रूफ किसने किया? आइंस्टीन ने। अब ऐसा मत समझना कि दोनों लोग साथ काम किया था पहले कौन काम किया? सत्येंद्र नाथ बोस। उनके इक्वेशन को प्रूफ किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसलिए इस मॉडल का नाम दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये होता क्या है समझना, जनेवा में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था दुनिया के सबसे बड़े मशीन पर, जिस मशीन का नाम था लार्ज हेट्रल कोलॉइडल। दुनिया का सबसे बड़ा मशीन लार्ज हेट्रल कोलॉइडल, ठीक है। लार्ज हेट्रल कोलॉइडल पर
एक पार्टिकल का रिसर्च चल रहा था, जिस पार्टिकल का नाम था हिग्स बोसोन। क्या नाम था? हिग्स बोसोन। इसी हिग्स बोसोन को बोला जाता है गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसोन को क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, तो जनेवा में लार्ज हेड्रल कोलॉइडल मशीन पर हिग्स बोसोन यानी गॉड पार्टिकल पर रिसर्च किया जा रहा था। इस रिसर्च में क्या किया गया? एक सबसे लो डेंसिटी वाला काल्पनिक गैस लिया गया। सबसे लो डेंसिटी वाला काल्पनिक गैस कौन सा था? बोसोन। क्या नाम था? बोसोन। बोसोन गैस सत्येंद्रनाथ, बोसोन गैस कोई नहीं होता है, काल्पनिक गैस है, सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर यह किया गया। ठीक है, रखा गया उसका, तो बोसोन गैस लिया गया। इसका डेंसिटी क्या होता है? बहुत कम। और इस बोसोन गैस को एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाया गया। पहले बोसोन गैस को लिया, लो डेंसिटी वाला, और कितना लिया गया? तो 1 लाख बोसोन गैस का पार्टिकल था टोटल। उस 1 लाख पार्टिकल में से एक पार्टिकल को लिया गया। इतना समझ गया? हिग्स बोसोन गैस के 1 लाख पार्टिकल में से एक पार्टिकल को लिया गया, और उस एक पार्टिकल को एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा किया गया। एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर मतलब परम शून्य ताप कितना होता है? -273। कितना? -273। ये अपने आप में असंभव है। -273 समझ रहे हो? असंभव तापमान है, लेकिन ले जाया गया। किसको ले जाया गया? बोसोन गैस के एक पार्टिकल को। तो जब ले जाया गया तो उस पार्टिकल में जितने मूवमेंट थे, जैसे हर एक कण जो होता है उसमें एक ब्राउनियन मूवमेंट होता है। ब्राउनियन मूवमेंट किसको कहते हैं? जब पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ता है ना, तो टिंडल प्रभाव के कारण वो ऊपर नीचे जिगजैग मोशन में भागने शुरू कर देते हैं। तो ये जो बोसोन गैस का एक पार्टिकल था, उस पार्टिकल का मूवमेंट बिल्कुल रुक गया, पार्टिकल स्टॉप हो गया। उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो स्टेबल रहा, इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में घूम रहा था वह भी क्या हो गया? रुक गया। तब उस अवस्था को क्या बोला गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ आया? लिखिएगा इसमें, बोसोन गैस के 1 लाख कणों में से, बोसोन गैस के 1 लाख कणों में से एक कण को लेकर, एक कण को लेकर उसे परम शून्य ताप, उसे परम शून्य ताप, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा -273 डिग्री, परम शून्य ताप पर ठंडा किया गया। परम शून्य ताप ब्रैकेट में -273 डिग्री पर ठंडा किया गया, तो उसकी गति रुक गई, तो उसकी गति रुक गई। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पदार्थ की इस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। किसके नाम पर है? सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन। पांचों अवस्था क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ो। केमिकल क्लासिफिकेशन में पदार्थ कितने तरह के? 2 तरह के। पहला क्या है? प्योर, दूसरा मिक्सचर, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध में क्या क्या आता है? तत्व और यौगिक। एलिमेंट मतलब तत्व, कंपाउंड मतलब यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है? 118। अभी अपने पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों की संख्या 118। तो तत्व किसे कहा जाता है? जो एक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। वैसे पदार्थ जो एक प्रकार के परमाणु, लिखिए एलिमेंट, एलिमेंट डैश दीजिएगा, ये एक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। ये एक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, एक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, कॉमा, इन्हें इन्हें सिंबल द्वारा, सिंबल, सिंबल द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इसे डिनोट करना हो तो क्या करेंगे? सिंबल। केमिकल फॉर्मूला इनका नहीं होता है। जैसे आयरन Fe, Fe क्या है? सिंबल। कैल्शियम Ca सिंबल है। क्लोरीन Cl सिंबल है। समझ में आया? और ये एक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। कितना तरह का होता है एलिमेंट? 3 तरह का, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। पहला लिखिएगा मेटल, मेटल डैश देकर के लिखिएगा। इनके इनके बाहरी कक्षा में, इनके बाहरी कक्षा में 4 से कम, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इनके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4 से कम। अब जैसे नॉर्मल समझना, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया क्या, सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। अब कक्षा जो होता है ऑर्बिट, उसको डिनोट किया जाता है KLMN। किसे डिनोट करते हैं? KLMN। कितना रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एल में कितना? 8, एम में 18, एन में 32। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास है, तो के में क्या इलेक्ट्रॉन चल जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें मैक्सिमम 8 चल जाएगा, और इसमें कितना जाएगा? 1 जाएगा। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा की कम? कम। तो सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल। समझ में आया? तो वही लिखा है आपने। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय मतलब मैलिएबल, ये आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय तथा तन्य, तन्य माने डक्टाइल। ठीक है, आघात वर्धनीय मतलब गर्म करके पीटेंगे तो चादर के रूप में बदल जाएगा, और तन्य का मतलब होता है गर्म करके खींचेंगे तो तार के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, तो तन्य और डक्टाइल होगा। अगला लिखिएगा, ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अगला पॉइंट, रूम टेम्परेचर पर यह ठोस होते हैं। रूम टेम्परेचर पर ये ठोस होते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा? सॉलिड होगा, ठोस होगा। एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा Hg, एक्सेप्शन में लिख लीजिए Hg, मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी कमरे के तापमान पर कैसा होता है? तरल। बाद बाकी वो सॉलिड है, मतलब मेटल है, धातु है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज है आगे, धातु जब स्पेशल पढ़ना ही है तब वहां बताएंगे। अधातु जो होगा इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। तो लिखने का जरूरत नहीं है, इसका सब उल्टा कर दोगे तो अधातु हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्षा में 4 से अधिक। ठीक है, याद नहीं रहेगा तो खाली ये लिख सकते हो, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 4 से अधिक। जैसे क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो 17 को क्या लिख सकते हैं? 2, 8, 7। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7, मतलब नॉन मेटल। ठीक है, दूसरा क्या याद रखोगे? मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर की एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जैसे यहां पर लिखते हैं NaCl, NaCl। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो मेटल आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर, वाइल नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अधातु तन्य नहीं होगा, अधातु डक्टाइल नहीं होगा, मैलिएबल भी नहीं होगा। विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। अपवाद में क्या याद रखना है? अपवाद में क्या याद रखना है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? अधातु का अपवाद है। जितने गैस हैं सभी गैस क्या हैं? अधातु। सभी गैस अधातु होते हैं। ऑल गैसेज आर नॉन मेटल। एक ही लिक्विड नॉन मेटल है, ब्रोमीन। तरल अधातु का नाम पूछा जाए तो क्या बोलोगे? ब्रोमीन। जैसे तरल धातु का नाम क्या लिखा था? मर्क्यूरी। वैसे ही तरल अधातु ब्रोमीन। कोई दिक्कत? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मेटलवाइड। तो मेटलवाइड देखो, मेटलवाइड के लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर। क्या यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर माने अर्धचालक। मेटलवाइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जैसे नॉन मेटल नहीं कर रहा था, मेटलवाइड जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में करेगा। तो मेटलवाइड को हिंदी में उपधातु कहते हैं। उपधातु मतलब धातु का भी गुण होता है, अधातु का भी गुण होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कम मात्रा में यह कंडक्ट करेगा, तो उसके आधार पर विद्युत से चलने वाले पदार्थों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वैसे यंत्र जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डिवाइस, और एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दोनों में अंतर समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना सारा होता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर। क्या यूज किया जाता है? सेमीकंडक्टर। और जितने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज किया जाता है मेटल। क्या यूज किया जाएगा?
मेटल। जैसे अब आपके घर में मोटर है तो मोटर को हम लोग क्या कहते हैं, मोटर इज इलेक्ट्रिक डिवाइस। फ्रिज है आपके घर में, फ्रिज को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिवाइस। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बहुत कम मात्रा में एनर्जी से ऑपरेट हो, जैसे मोबाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एटीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मोबाइल में उतना एनर्जी दे दो जितना मोटर में दे रहे हो, चलेगा कि उड़ जाएगा? उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कम मात्रा में जो ऊर्जा से चले, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, मेटलॉइड। पूछे लोहा क्या है, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड? है, मेटल है। चांदी क्या है, मेटल है। क्रिप्टन क्या है? हाँ, बहुत पीटा हो गया। ऑल गैसेज यार। आर्गन क्या है? हाँ, नाइट्रोजन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, सब वही है। एक ही लाइन में कहानी खत्म, लंबा क्यों बोले? ठीक है, सब क्या है, नॉन मेटल है। मेटलवाइड का एग्जांपल दो तीन को याद रखोगे, जैसे सिलिकॉन। मेटलवाइड का क्या नाम याद रखोगे, सिलिकॉन। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला मेटलवाइड कौन सा है? ये अपने से कैसे सेलेक्ट हो गया जी? मक्खियों की बैठ गई थी क्या? हाँ, है वहां हम कैसे कर दे? कौन सा याद रखोगे, सिलिकॉन। मेटलवाइड में वो नाम याद रखोगे, सिलिकॉन, पोलोनियम, जर्मेनियम, एस्टेंटियम, ये सब आपका क्या है, उपधातु। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला उपधातु सिलिकॉन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिलिकॉन। मोबाइल वोबाइल के चिप में क्या रहता है, मतलब सिम के का जो पीला वाला होता है, एटीएम का जो पीला वाला होता है, सब किसका बना होता है, सिलिकॉन का। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कंपाउंड, अब बहुत सारा है, वो पढ़ाएंगे दो तीन को ना, याद रखोगे, सब लिखा देंगे क्या यहीं पर। उसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड दो तरह के, कंपाउंड किसको कहा जाता है, जो एलिमेंट को मिला करके बने, क्या वही ना। पानी क्या है, एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, कंपाउंड है। पानी क्या है, कंपाउंड है। अब ये दो तरह का है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, इनऑर्गेनिक माने अकार्बनिक। जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है कार्बनिक, कार्बन और हाइड्रोजन से बना है कार्बनिक। दुनिया में जितने जीवित जीव हैं, जितने पौधे हैं, सब क्या हैं, कार्बनिक हैं। कार्बनिक पदार्थ कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल माने जैव अपघट्य, मिट्टी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सड़ गल जाएगा। तो कार्बनिक पदार्थ कैसा होगा, जैव अपघट्य। क्लियर है? दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, तो जो अकार्बनिक है वो जैव अपघट्य नहीं होगा, मिट्टी में डालने पर सड़ेगा गलेगा नहीं। समझ में आया, सड़ेगा गलेगा नहीं, वो जैव अपघट्य नहीं हुआ, मतलब कार्बन ही उसमें नहीं है। तो अगर कार्बनिक का एग्जाम्पल पूछे तो पूछे, अगर मान लो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बताओ CH4 कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? हाँ, कार्बनिक है। NH4 बड़ी मार मारेंगे। कार्बन है, हाँ, तो क्या होगा, अकार्बनिक। पर लिख तो लेने दो, क्या होगा, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है ना। इसको क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को? सबको पता है, बस फार्मूला से कंफ्यूज हो रहे हो। हैं, हाँ, हाँ, इथाइल मार्केप्टेन। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल मार्केप्टेन। यूज किया जाता है एलपीजी गैस में महक डालने के लिए। एलपीजी गैस में गंध नहीं होता है, समझ गया? तो लीक करेगा तो पता नहीं चलेगा, तो महक डालना पड़ेगा, तो महक के लिए क्या डालते हैं, इथाइल मार्केप्टेन। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल मार्केप्टेन, C2H5SH। तो C2H5SH क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। H2O इनऑर्गेनिक, ठीक है, जिसमें कार्बन नहीं, इनऑर्गेनिक।
आगे बढ़ते हैं। मिक्सर दो तरह का, समांग और विषमांग, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस। सबसे पहले होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहा जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब विलयन। विलयन की परिभाषा क्या होती है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंस। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंस इज कॉल्ड होमोजीनियस। नहीं समझे? दो या दो से अधिक पदार्थों को एक समान मिल जाना समांग मिश्रण का उदाहरण है। ये कितने तरह का होता है? तीन तरह का, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड माने संतृप्त। संतृप्त वैसा विलयन जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाया जाए तो सॉल्वेंट के बीच में अंतर मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं बचे। जैसे यहाँ पर आपके पास 5 लीटर पानी है। इस 5 लीटर पानी की क्षमता है कि इसमें 2 किलोग्राम चीनी को घोला जा सकता है, और आपने इसमें 2 किलोग्राम चीनी घोल दिया तो पानी की डेंसिटी फुल, पानी की डेंसिटी फुल हो गई। अब इसमें अगर आप 100 ग्राम नमक घोलने का कोशिश करोगे तो घुलेगा? नमक का स्वाद भी थोड़ा सा पानी में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में 2 किलोग्राम चीनी ही सॉल्युबल था। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे? 5 किलो में 2 किलो की जगह 1 किलो चीनी, या 1 किलो 999 ग्राम चीनी, 1 ग्राम का जगह बच गया, अनसैचुरेटेड है। समझ में आ रहा है? और तीसरा सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में क्या किया जाता है? जैसे सैचुरेटेड कोई सॉल्यूशन है, 5 किलो में 2 किलो चीनी घुला हुआ है, सैचुरेटेड है। आप कोई कहे कि भाई 10 ग्राम नमक इसको घोलोगे तभी पियेंगे, कोई बिहारी आकर कहे इस शरबत तभी पियेंगे जब इसमें नमक घोलोगे चाहे नींबू घोलोगे तभी पियेंगे। अब आप परेशान हो जाओगे, 5 लीटर पानी 2 किलो चीनी बर्बाद तो कर नहीं सकते हो। इस पानी को क्या करोगे? गर्म करना शुरू कर दोगे। क्या करोगे? गर्म करोगे, हीट दोगे। तो जब हीट दोगे तो इसके वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बन जाएगा, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बनेगा तो जितना बना उसको उतना नमक या नींबू जो घोलना है घोल दो। तो हीट दे करके सेचुरेटेड को अनसेचुरेटेड बनाना सुपर सेचुरेटेड कहलाता है। समझ में आया? हीट दे करके सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड करना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे आप शादी ब्याह में कहीं फंक्शन में गए, 2,000 रुपया न्योता आपको देना है। उसको कितना न्योता देना है? 2,000। आप अपने गाड़ी से उतरे तो पहले बेल्ट और ढीला करिएगा कि भरदम खाएंगे बैठ के आज। क्या 2,000 न्योता सजाना होगा ना? आप खाने बैठे, आपको भूख लगा है 40-45 पूड़ी खाने का। कितना पूड़ी खिलाया? 3 पूड़ी। कहा पूड़ी खत्म हो गया। तो बैठ के उठोगे, माने गलियाते उठोगे ना, उसको भरदम गलियाओगे। क्या कहोगे? संतृप्त छोड़ दिया कि असंतृप्त? असंतृप्त, अनसैचुरेटेड रह गए। क्या कहोगे? अनसैचुरेटेड रह गया। दूसरा एक कंडीशन बनेगा, 3 पूड़ी आपको खाने का भूख था और पूरा एकदम आपको 3 पूड़ी खिला दिया, अब आप क्या हो गए? सैचुरेटेड। तीसरा केस बनता है, आप गए खाने के लिए, 10 पूड़ी खाना है, खा लिए, सैचुरेटेड हो गए। बाहर निकाल रहे हो, नहीं नहीं, बाहर निकल रहे हो, 3 और ही खिला दिया तो फट उठ जाओगे। फटना नहीं ना है। बाहर निकल रहे हो तो आपको दिखाई दिया कि रसगुल्ला के काउंटर पर अभी रसगुल्ला आया है, आपके टाइम नहीं था। आइसक्रीम अभी आया है, और भी जो डेजर्ट है अभी आया है। तब फंस चुके हो, सेचुरेटेड हो गए हो। तो सेचुरेटेड हो गए तो कुछ उपाय तो है नहीं। अब अपने में आग थोड़े लगाओगे। क्या करोगे? इनो हजमोला का यूज करोगे। क्या? इनो खाओगे थोड़ा सा, क्या होने के लिए? अनसैचुरेटेड। हजमोला खाओगे क्या होने के लिए? अनसैचुरेटेड। तो वैसा चीज जिसको सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाया जाए उसको सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। क्लियर हो गया? हेट्रोजीनियस, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट इक्वल अमाउंट में नहीं है। जैसे बालू को पानी में घोलो, 3 जन्म बैठ के घोलो, घुलेगा? नहीं घुलेगा। कैसा विलियन है? हेट्रोजीनियस है। सॉल्वेंट से ज्यादा सॉल्यूट किसी में डाल दिया जाए, 5 किलो पानी में अगर 2 किलो चीनी घुल सकता है, उसमें 5 किलो ही चीनी घोल दिए हैं, वो सैचुरेटेड थोड़ी कहलाएगा। क्या? सॉरी, वो होमोजीनियस थोड़ी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, डिसॉल्व नहीं हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस, विसमांग मिश्रण। डब्बा में 4 तरह का दाल डाल रखे हुए हो, आधा आधा किलो सब दाल रखे हुए, रहर मसूरी जो होता है, मूंग, सब दाल उसमें रखा हो। एक मुट्ठा दाल निकालो, सब दाल का दाना बराबर आएगा क्या मुट्ठे में? नहीं आएगा। हेट्रोजीनियस। कुकर में डलवा के 2 सीटी मरवा दो, सब बराबर मिल गया, होमोजीनियस है। क्या? आ? दूध और पानी का मिश्रण होमोजीनियस। सैचुरेटेड ना, होमोजीनियस।
ठीक है, सेचुरेटेड कहाँ से होगा था? हाँ, संतृप्त हो जाएगा तो खाने वाला भी संतृप्त हो जाएगा, उसको पीने वाला। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हेडिंग बनाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। लिखिएगा, परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋषि कनाद ने किया था। परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋषि कनाद ने किया था। ठीक है, ऋषि कनाद क्या बोले? दुनिया का सब वस्तु किससे बना हुआ है? परमाणु से। परमाणु दो शब्दों से बना है, परम जोड़ अणु। परम माने छोटा, सबसे छोटा, और अणु माने कण। ये ऋषि कनाद ने कहा कि दुनिया की सारी वस्तुएं परमाणु से बनी हुई हैं। ये बात कान लगा के सुन रहा था कौन? डाल्टन। कौन सुन रहा था? डाल्टन। कहा कि आप तो ऋषि महर्षि हैं, आपको क्या पता, हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो सीधे वो कॉपी पेस्ट किया और कहा परमाणु को एटम। परमाणु को क्या बोला? एटम। एटम दो शब्दों से बना है। देखो, परमाणु तो हिंदी वाला ठीक भी था, परम अणु। ये क्या शब्द दिया? एटम। टॉम वर्ड का मतलब होता है टू बाइट, मतलब जिसे आप काट सकते हो उसको क्या बोला जाता है? टॉम, अंग्रेजी का वर्ड है। ठीक है, और इसके आगे क्या लगा दिए? ए, मतलब जिसे नहीं काट सकते हैं। ए का मतलब क्या हो गया? नॉट। नॉट टू बी बाइट, जिसे नहीं काट सकते हो, क्या बन गया? एटम। तो कॉपी पेस्ट किया कि नहीं डाल्टन? किसको कॉपी पेस्ट किया? ऋषि कनाद को। और जो हिंदी में डेफिनेशन दिए थे उसी को इंग्लिश में डिफाइन किया। क्या बोला? दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्टिकल। ठीक है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको खंड या टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे एटम कहते हैं। सेम बात ऋषि कनाद का कर दिया कॉपी पेस्ट। एक चीज डाल्टन जो एक्स्ट्रा बताया था, जो ऋषि कनाद नहीं बताया था, वो केवल एक ही बात था, एटम के साइज को बता दिया कि कोई भी एटम जो होता है वह गोलाकार होता है। कोई भी जो परमाणु होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। बस एक वो एक्स्ट्रा बताया था डाल्टन, बाद बाकी ऋषि कनाद ऑलरेडी सारा कुछ बता दिए थे। तो ऋषि कनाद को मिलना चाहिए था उपाधि, किसे? फादर ऑफ एटम का उपाधि किसे मिलना चाहिए था? ऋषि कनाद को। मिला किसे? डाल्टन को। ठीक है, अगला पॉइंट, डाल्टन को फादर ऑफ एटम, फादर ऑफ एटम कहा जाता है। फादर ऑफ एटम कहा जाता है। उसने बताया परमाणु पदार्थ के अविभाज्य कण होते हैं। उसने बताया परमाणु पदार्थ के अविभाज्य कण, अविभाज्य कण होते हैं। ठीक है, परमाणु क्या होता है? पदार्थ का अविभाज्य कण, मतलब जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसने बताया? डाल्टन ने बताया। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया? फादर ऑफ एटम बोला गया। अगला पॉइंट, डाल्टन ने बताया परमाणु गोलाकार होते हैं। डाल्टन ने बताया परमाणु गोलाकार होते हैं। अगला पॉइंट, डाल्टन के अनुसार परमाणु में परमाणु में नहीं, डाल्टन नहीं बोला था। डाल्टन के अनुसार काट दो, परमाणु छोड़ देना, खाली डाल्टन के अनुसार काटना। डाल्टन के अनुसार लिखना, परमाणु में दो कण होते हैं, दो कण होते हैं। पहला अस्थाई मौलिक कण। अस्थाई मौलिक कण मतलब परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल। अस्थाई मौलिक कण, डैश देकर के लिखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। डैश देके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। दूसरा अस्थाई मौलिक कण, अस्थाई मौलिक कण, डैश देकर के लिखिएगा, पॉजिट्रॉन
पोजिट्रॉन, कॉमा मेसोन, मेसोन MESON, कॉमा न्यूट्रीन, न्यूट्रीन इत्यादि। ठीक है। परमाणु में कितने तरह के कण? दो तरह के, एक परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल और एक दूसरा टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है। तो परमानेंट किसे बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो हमेशा किसी परमाणु में बना हुआ रहेगा, जबकि कुछ परमाणु में जो कण नहीं पाए जाते हैं उसको टेम्पोररी कह देंगे। तो टेम्पोररी में क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन होता है? पॉजिट्रॉन। ठीक है। मेसोन, बोसोन, न्यूट्रिन, ये सब आपका क्या है? टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल है। समझ आया? आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। एक परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है। एक परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, कॉमा रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। समझ में आया? तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो आपके पास यार मीटर बोले थे मक्खी सेलेक्ट कर रही है, तुम कह रहा था हम किए हैं। देखो ये क्या अपने से कर दिया। छोड़ना। यहाँ हो गया क्या? सोडियम। ठीक है। सोडियम में क्या को ऑर्बिट बनेगा? 3 को, 2 को बना, 3 ऑर्बिट हो गया। यहाँ क्या को इलेक्ट्रॉन? यहाँ क्या को? यहाँ 1। ठीक है। तो अंदर वाले को हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा। कौन भाग लेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। समझ में आया? तो हर एक एटम का आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, कूदता फांदता आगे पीछे इधर उधर जाते रहता है। समझ में आया? बाकी दो अंदर वाला क्या होता है? स्थिर रहता है। एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है। परमाणु विद्युतीय क्या होगा? उदासीन होगा। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। लिखिएगा परमाणु की त्रिज्या, एटम का रेडियस एंगस्ट्रम ANGESTRUM, एटम का रेडियस एंगस्ट्रम ANGESTRUM एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एंगस्ट्रम में मापा जाता है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नीचे लिखिए 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। परमाणु का रेडियस किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रम में। और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अगला पॉइंट, नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या फर्मी FERMI फर्मी में मापी जाती है। नाभिक की त्रिज्या फर्मी में मापी जाती है। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नाभिक अपने परमाणु से 10⁵ ब्रैकेट में लिखना 1 लाख, ब्रैकेट में 1 लाख 1 लाख 1 लाख ब्रैकेट बंद, परमाणु अपने नाभिक से 10⁵ गुना छोटा होता है। क्या लिखे हैं?
एक मिनट रुक जाओ, क्या लिखे हो शुरू से? नाभिक अपने परमाणु से 10 के पावर 5, -5 नहीं 5, 10 के पावर 5 1,00,000 गुना छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस अपने एटम से कितना गुना छोटा होगा? 1,00,000 गुना। जैसे ये हो गया आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर यह हो गया परमाणु, तो इस न्यूक्लियस का रेडियस आप यहां तक मेजर करोगे तो किस में करोगे? फर्मी। किस में करोगे? फर्मी में। और पूरे एटम का रेडियस यहां से निकालोगे तो किस में निकालोगे? एंगस्ट्रम में। ठीक है, तो ये एंगस्ट्रम हो गया और ये फर्मी हो गया। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय पथ पर घूमते रहता है, वृत्तीय पथ पर घूमते रहता है। समझ आया? ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में वृत्तीय पथ पर घूमते रहेगा। छोटा हेडिंग बनाइएगा, परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल, डैश देकर लिखिएगा, वह मॉडल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वह मॉडल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति बताए परमाणु मॉडल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति बतलाए परमाणु मॉडल कहलाता है। पहला परमाणु मॉडल लिखिएगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, पहला लिखिएगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, THOMSON, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, डैश दे करके लिखिएगा। जे थॉमसन ने परमाणु का वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल, परमाणु का वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल, परमाणु का वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल या प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने तरबूज के लाल भाग को प्रोटॉन एवं उसमें बिखरे बीज को इलेक्ट्रॉन कहा, उसमें बिखरे बीज को इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक है, तो किस साइंटिस्ट का नाम यहां पर हम लोगों ने लिखा? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन है तो देखो क्या हुआ, जे थॉमसन ने कहा कि एक परमाणु किस तरह से होता है? तरबूज के तरह से। एटम कैसा होगा? तरबूज के तरह, वाटरमेलन। तो मान लो ये कोई तरबूज है, क्या वाटरमेलन हो गया। अब ये जो तरबूज है, इस तरबूज में क्या रहता है? बीज। न्यूट्रॉन के बारे में इनके दिमाग में भी नहीं था। क्या बोला इन्होंने कि तरबूज का ये जो रेड वाला पार्ट है वह क्या है? प्रोटॉन है,
और इसमें जो बीज है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसी को बोला गया क्या, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल। समझ में आया। प्लम पुडिंग का मॉडल मतलब क्या होता है, जैसे खीर, प्लम पुडिंग का मतलब खीर, खीर घर में बनता है तो खीर का जो दूध वाला पूरा का पूरा भाग है उसको क्या बोला, प्रोटॉन। क्या बोला, प्रोटॉन। और उसमें जो चावल, नहीं चावल तो मिक्स हो जाता है, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालते हैं उसको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। तो ड्राई फ्रूट्स आर इलेक्ट्रॉन। अब बाद बाकी जो भी चीजें है उसके अंदर, खीर के अंदर वो दूध वाला भाग वो क्या कहलाया, प्रोटॉन। ये मॉडल सही है कि गलत है, जल्दी बोलो। हाँ, गलत है। क्यों गलत है, न्यूट्रॉन के कारण है, न्यूट्रॉन भुला जाओ, क्यों गलत है ये बताओ। हाँ, कौन, इलेक्ट्रॉन। हाँ, प्रोटॉन नाभिक में होता है, एक तो ये कारण, दूसरा कारण नहीं नहीं, दूसरा कारण था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बिखरा हुआ नहीं रहता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो इन दो कारणों से इनके मॉडल को मान्यता नहीं मिली। और इनके मॉडल को चैलेंज किस व्यक्ति ने किया, रदरफोर्ड। किसने चैलेंज किया, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड अगले दिन, ठीक है, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, 1.5 घंटा में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देख के आइएगा पढ़ के।